Welcome back in another lecture of Polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.rodis.com. और अगर आप PGP बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। और इन माइंड मैप्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। आज के लेक्चर में हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड हाई कोर्ट बिलो इट। कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के बारे में जो बात की गई है वो क्या कहा गया है कि जो जुडिशरी है इंडिया की वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब कि वो स्टेट के लिए एंड सेंटर दोनों के लिए सेम ही जुडिशरी है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो स्टेट लॉज के लिए अलग से जुडिशरी होगी और सेंट्रल लॉज के लिए अलग। बट यहाँ पे इंडिया में क्या है कि जो स्टेट के लिए है वही सेंटर के लिए है। यानी कि जो स्टेट लॉज को भी सेम जुडिशरी ही इम्प्लीमेंट करेगी और सेंट्रल लॉज को भी वही जुडिशरी इम्प्लीमेंट करेगी। तो इंडिया में सबसे ऊपर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो वही बोला गया है यहाँ पे कि अंडर अ हाई कोर्ट देयर इज अ हायरार्की ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कौन कौन से आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हुए, अदर लोअर कोर्ट्स हुए। और ये जो सिंगल सिस्टम है कोर्ट का, इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और कौन से आर्टिकल में बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में? आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक इन पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया इनमें कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, इंडिपेंडेंस के बारे में, ज्यूरिसडिक्शन, पावर, प्रोसीजर, इन सब के बारे में इन आर्टिकल्स में बात की गई है। सो नेक्स्ट आता है कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। सो स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस होते थे। 8 में से 1 होते थे हमारे चीफ जस्टिस और 7 होते थे अदर जजेस। सो एट प्रेजेंट इस टाइम पे हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं। 34 में से 1 तो है चीफ जस्टिस एंड 33 हैं अदर जजेस। इन्हीं की 2019 में सेंटर ने इसके जो नंबर थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वो 31 से इंक्रीज करके 34 कर दिया उनको। सो अपॉइंटमेंट कैसे होंगी जजेस की, अब वो हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। एंड चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्ड नेसेसरी। कि जो चीफ जस्टिस है उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट उन जजेस के साथ कंसल्ट करने के लिए किसके जजेस? सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, जिनके साथ उनको नेसेसरी लगता है कि ज़रूरी है कि इनसे कंसल्ट किया जाए। सो जो अदर जजेस हैं आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्ड नेसेसरी। और जो बाकी जजेस है सुप्रीम कोर्ट के उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। किसकी कंसल्टेशन पे? चीफ जस्टिस की। और बाकी कुछ ऐसे जजेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जिनसे उनको कंसल्टेशन लेना नेसेसरी लगता है। सो कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस अदर देन अ सीजीआई। कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट के बिना अगर किसी और जज की अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके लिए सीजीआई की यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन ज़रूरी होगी। सो नेक्स्ट आती है क्वालिफिकेशन, ओथ एंड अ सैलरी। सो क्वालिफिकेशन में क्या है? सिटीजन होने चाहिए वो इंडिया के, 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट में जज रह चुके होने चाहिए, या फिर 10 साल के लिए वो हाई कोर्ट के एडवोकेट रह चुके हों, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्डिक्शन इन द ओपिनियन ऑफ अ प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट की नज़र में उनको जुडिशरी की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, जजेस की कोई भी मिनिमम एज के बारे में बात नहीं की गई है। सो नेक्स्ट आता है ओथ और अफर्मेशन। ओथ में क्या है कि अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। कि वो पर्सन जो एज अ जज अपॉइंट हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के,
वो अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले ओथ लेंगे और वो ओथ इनको कौन दिलाएंगे? प्रेसिडेंट दिलाएंगे या फिर वो पर्सन जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा इस काम के लिए अपॉइंट किया गया होगा। सो नेक्स्ट आती है सैलरी एंड अलाउंसेस, यानी कि जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं, लीव्स, पेंशन्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिटरमाइन की जाती है और उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे, जिस टाइम पे वो अपने ऑफिस में काम कर रहे होंगे, अपने ऑफिस में होंगे, उस टाइम पे उनकी जो सैलरी वगैरह है उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। They cannot be varied to their disadvantages after their appointment except during a financial emergency. सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के बिना उन्हें जो भी सैलरी एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे उनको उनकी टेन्योर के टाइम पे चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है रिमूवल एंड टेन्योर। सो टेन्योर ऑफ द जजेस में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। कुछ प्रोविजंस दी गई हैं इस रिगार्ड में। फर्स्ट है कि ही होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, कि जस्ट 65 ईयर्स के होने तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं और वो रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देके, या फिर ही कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे उनको उनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सो नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ अ जजेस, कि जजेस को रिमूव कैसे किया जाता है। सो अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है उसके ऑफिस से, तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए होगा। सो प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम, और जो प्रेसिडेंट है वो कब रिमूवल ऑर्डर इशू कर सकते हैं? जिस टाइम पे उनको इस बारे में पार्लियामेंट के द्वारा एड्रेस किया जाएगा। सो एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि अगर प्रेसिडेंट को ऑर्डर देना है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, तो वो जो ऑर्डर होगा पार्लियामेंट के द्वारा भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास किया होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि वो जो एड्रेस है, वो जो भेजा जा रहा है प्रेसिडेंट को किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, जो भी मतलब रीजंस प्रेसिडेंट को दिए जा रहे हैं, जो भी एड्रेस दिए जा रहे हैं प्रेसिडेंट को, तो वो अगर सुप्रीम लोकसभा से स्टार्ट हो रहे हो या फिर राज्यसभा से स्टार्ट हो रहे हो, तो वहाँ पे उस दोनों के लिए क्या होगा? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। और जो जज इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, रेगुलेट द प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, कि जो रिमूवल होगा जज सुप्रीम कोर्ट के जज का, वो किसके थ्रू होगा? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के थ्रू। सो क्या होगा इसके थ्रू, कैसे प्रोसेस होगा सारा, वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? अ रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स, कि एक मोशन साइन किया जाएगा लोकसभा के केस में 100 मेंबर्स के द्वारा और राज्यसभा के केस में 50 मेंबर्स के द्वारा। और किसको दिया जाएगा वो मोशन? लोकसभा के केस में स्पीकर को और राज्यसभा के केस में चेयरमैन को। स्पीकर या फिर चेयरमैन में एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट। जो स्पीकर या फिर चेयरमैन होंगे वो इस मोशन को एडमिट भी कर सकते हैं और इसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अगर वो इसको एडमिट कर लेते हैं तो उसके बाद एक 3 मेंबर्स की कमेटी बिठाई जाएगी उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कि जो भी चार्जेस उस जज पे लगाए गए हैं वो सही हैं या फिर नहीं। द कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ, कमेटी में कौन कौन होंगे? चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट। ये 3 मेंबर होंगे इस कमेटी में। नेक्स्ट है, इफ द कमेटी फाइंड द जज टू बी गिल्टी, अगर कमेटी जज को गिल्टी पाती है, सो द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ अ मोशन, तो उसके बाद हाउस के पास ये मोशन चला जाएगा कंसिडरेशन के लिए। आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, जिस टाइम पे जैसे ही कमेटी के द्वारा ये जो मोशन होगा वो हाउसेस को भेजा जाएगा, और अगर हाउसेस भी उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देते हैं, एन एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट फॉर रिमूवल ऑफ द जज, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के सामने एक एड्रेस रखा जाएगा प्रेसिडेंट जज को रिमूव करने के लिए,
और फाइनली जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर देंगे जज को अपनी कुर्सी से। और अभी तक ऐसे कोई भी जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट से रिमूव नहीं किए गए हैं, उनकी इम्पीचमेंट नहीं हुई है वहाँ से। सो नेक्स्ट आता है एक्टिंग, एडहॉक एंड अ रिटायर्ड जज। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस। प्रेसिडेंट हैं कैन अपॉइंट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन, कि जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं। कब? जिस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वेकेंट हो, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हो टेम्परेली, या फिर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अनेबल हो। नेक्स्ट आता है एडहॉक जज। एडहॉक जज में क्या होता है कि जो सीजेआई है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैन अपॉइंट अ हाई कोर्ट जज एज एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ अ quorum of permanent judges to hold or continue any session of a supreme court। कि जिस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में quorum ना बन रहा हो, यानी कि जितने जजेस की ज़रूरत होती है किसी भी सेशन को कंटिन्यू करने के लिए उतने प्रेजेंट ना हो, तो वहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हाई कोर्ट के जजेस को एज अ एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेंगे, सो दैट कि वो अपनी जो सेशन है उसको कंटिन्यू कर पाएँ। सो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है नीड्स प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इस चीज़ के लिए उनको प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होगी, और जिस हाई कोर्ट से उनको जज अपॉइंट करने हैं उसके चीफ जस्टिस से भी उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। द एडहॉक जजेस नीड टू बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ परमानेंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि जो जिनको एज अ एडहॉक जज वो अपॉइंट करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। सो जो एडहॉक जज है नीड टू अटेन द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन प्रायोरिटी ऑफ अदर ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। कि उनको अपनी जितनी भी ड्यूटीज है उनके ऑफिस की, उन सबसे ऊपर उनको अपनी सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग की ड्यूटी को मानना पड़ेगा, यानी कि उनको सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा। और जिस टाइम पे वो एज अ एडहॉक जज काम कर रहे होंगे वो सारी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को जुरिस्डिक्शन पावर प्रिविलेजेस दी जाती हैं वो सारी वो एंजॉय करेंगे। सो नेक्स्ट आता है रिटायर्ड जजेस। तो इसमें क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अ ड्यूली क्वालिफाइड रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस टू एक्ट एज अ टेम्परेरी सुप्रीम कोर्ट जज। कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं या फिर हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं जो क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, उनको जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एज अ टेम्परेरी सुप्रीम कोर्ट के जज एक्ट कीजिए। बिकॉज कुछ केसेस ऐसा होता है कि हमें जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको फिर से बुलाते हैं एज अ टेम्परेरी सुप्रीम कोर्ट जज। सो इस चीज़ के लिए भी सीजेआई को प्रीवियस कंसेंट चाहिए होगी प्रेसिडेंट की, और ऑफ अ पर्सन टू बी सो अपॉइंटेड, जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाना है उसकी भी। एंड प्रेसिडेंट जो है टू डिटरमाइन द अलाउंसेस ऑफ सच अ जज। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इनकी अलाउंसेस को डिटरमाइन करेंगे, और जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पावर्स होती हैं, प्रिविलेजेस होती हैं, वो सारी यहाँ पे इनको मिलेंगी। नेक्स्ट आता है सीट एंड अ प्रोसीजर। सबसे पहले है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है इंडिया में? दिल्ली में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दिल्ली एज द सीट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। It also authorized the Chief Justice of India to appoint other place or places at a seat of the Supreme Court। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको ये पावर दी है कि वो किसी भी और प्लेस को एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं। ही कैन टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ अ प्रेसिडेंट। और ऐसा वो डिसीजन सिर्फ प्रेसिडेंट की अप्रूवल पे ही ले सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है विद प्रेसिडेंट अप्रूवल मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल से अपनी जितने भी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस हैं कोर्ट के उनको रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकते हैं। जो 5 बेंच जजेस है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143,
अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई केस है या फिर कोई प्रेसिडेंट का रेफरेंस किया गया केस है अंडर आर्टिकल 143, तो उसके लिए 5 जजेस का बेंच बैठेगा और अदरवाइज 3 जजेस का बेंच बैठेगा बाकी अदर केसेस के लिए। और जितनी भी जजमेंट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की वो सारी ओपन कोर्ट में की जाती हैं, यानी कि वहाँ पे हर किसी को परमिशन होती है जाने की। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। So Supreme Court has a significant role on the Indian democratic political system। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका significant role है हमारे political system में। So इस इंडिया सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए कौन सी प्रोविजंस दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसको फेडरल कोर्ट माना गया है और ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अगर किसी भी पर्सन को मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में कोई फैसले से खुश नहीं है वो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाके अपील कर सकता है। तो इसी के लिए इसको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बोला जाता है कि अगर कोई पर्सन लोअर कोर्ट के किसी फैसले से खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर से उस चीज़ के लिए अपील लगा सकता है दोबारा से। सुप्रीम कोर्ट और क्या है, गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का कि अगर किसी पर्सन की फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और ये गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की को कोई वायोलेट तो नहीं कर रहा है, तो वो भी कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट। सो दस इंडिपेंडेंस नीड फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज, यानी कि इन सारी ड्यूटीज को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिना किसी डर से बिना किसी फेवर से जस्टिस कर सके। So constitution में has made the following provisions to safeguard and ensure independence of the Supreme Court। So कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी प्रोविजंस दी गई हैं so that कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट रह सके। फर्स्ट है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। जो जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी कंसल्टेशन पे, विद द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ। कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो उस चीज़ के लिए आपको जो प्रेसिडेंट है उनको जुडिशरी के ही मेंबर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। सो इससे क्या होगा, दिस प्रोविजन curtail द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज ensure that the judicial appointment are not based on any political or practical consideration। तो यहाँ पे क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव की डिस्क्रिशन है, दखल अंदाजी है, वो पूरी तरह से कटेल हो जाती है। और दूसरी ये बात भी यहाँ पे इंश्योर हो जाती है कि जो अपॉइंटमेंट है जजेस की वो किसी पॉलिटिकल बेसिस पे ना की गई हो, कि जो पॉलिटिकल मेंबर्स हैं वो अपनी मर्जी के जज वहाँ पे अपॉइंट ना करें। सो नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। So the judges of Supreme Court can be removed from the office by the president only in the manner and on the ground mentioned in the constitution। कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, बट सिर्फ उसी बेसिस पे जिस बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि इसी ग्राउंड पे आप रिमूव कर सकते हो, तो सिर्फ उसी बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है इनको यहाँ से। नेक्स्ट आता है फिक्स सर्विस कंडीशन। कि जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं जजेस के सुप्रीम कोर्ट के, वो पार्लियामेंट के दौरान टाइम टू टाइम डिटरमाइन किए जाते हैं। और जिस टाइम पे वो अपने ऑफिस में हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका टेन्योर चल रहा है, उस टाइम पे उनके जो अलाउंसेस एंड सैलरीज हैं उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बिना आप उनकी अपॉइंटमेंट के टाइम पे जितने उनको सैलरी एंड अलाउंसेस दिए जा रहे थे वो उनके टेन्योर के टाइम तक उतने ही रहेंगे, उनमें चेंजेस नहीं किए जाएंगे। सो एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेट फंड। की जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं, पेंशन वगैरह हैं जजेस की, वो सारी कहाँ से आती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। सो नेक्स्ट आता है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट और इन state legislature with respect to the conduct of judges of the Supreme Court in the discharge of their duties। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उनके कंडक्ट पे कोई भी जो डिस्कशन है वो नहीं की जाएगी, वो अपनी ड्यूटीज वगैरह कैसे कर रहे हैं उसके बारे में, एक्सेप्ट जिस टाइम पे उनका इम्पीचमेंट का मोशन चल रहा हो। नेक्स्ट आता है बैन ऑन प्रैक्टिसेस आफ्टर रिटायरमेंट। कि रिटायरमेंट के बाद जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के वो किसी और कोर्ट में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट।
सुप्रीम कोर्ट है कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, कि अगर कोई पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट करता है तो उसको उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। डज इट्स एक्शन एंड डिसीजन कैनॉट बी क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय एनी बॉडी, कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी पर्सन को पनिश करता है उसको कंटेम्प्ट करने के बेसिस पे, तो उस चीज़ को कहीं भी क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता और ना ही कोई पर्सन उसको अपोज कर सकता है। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, Chief Justice of India can appoint officers and servants of the Supreme Court without any interference from the executive। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपने स्टाफ को बिना एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस से अपॉइंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है इट्स ज्यूरिसडिक्शन कैनॉट बी curtailed, कि जो पार्लियामेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन या फिर उसकी पावर को curtail नहीं कर सकता है, यानी कि कम नहीं कर सकता है, बट उसकी पावर को वो एक्सटेंड कर सकता है, कि जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की उसको इंक्रीज किया जा सकता है बट उसको डिक्रीज नहीं किया जा सकता। सो नेक्स्ट आता है सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा गया है कि जो स्टेट है उसको इसके लिए स्टेप लेने चाहिए कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहे। दिस मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शैल नॉट पोसेस द जुडिशियल पावर, की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसके पास जुडिशरी की कोई भी पावर नहीं होगी। सो नेक्स्ट आता है जुरिस्डिक्शन एंड द पावर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सो इसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड वास्ट एंड एक्सटेंसिव पावर अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी एक्सटेंसिव पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ही कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल इंटरप्रेटर है, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो उसको इंटरप्रेट करेगी उसको ही फाइनल माना जाएगा। और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी सुप्रीम कोर्ट ही है, फेडरल कोर्ट, और फंडामेंटल राइट्स के गारंटर भी इन्हीं को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन पावर है सुप्रीम कोर्ट की उनको क्लासीफाई किया गया है 8 पार्ट्स में। फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एपिलिएट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड अदर पावर्स। सो अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे। फर्स्ट है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या है कि एज अ फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है, उसके बिना और कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती है। सो वो कौन से मैटर्स हैं? अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है सेंटर में या फिर वन और मोर स्टेट्स में, और सेकंड कोई सेंटर के साथ सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड और वन और मोर साइड, यानी कि एक साइड पे सेंटर है और दूसरे साइड पे कोई स्टेट है, या फिर एक साइड पे कोई स्टेट है दूसरी साइड पे और स्टेट, यानी कि दो स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर सेंटर एंड स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट चल रहा है। तो वो सारा कौन देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट देखेगी, कि सुप्रीम कोर्ट के बिना और कोई भी कोर्ट इस चीज़ के बारे में डिसीजन नहीं ले सकती है। In the above federal dispute, the Supreme Court has a exclusive or original jurisdiction. Exclusive means कि कोई भी और कोर्ट यहाँ पे इस चीज़ के लिए डिसीजन नहीं ले सकती है। And original means कि power to hear such dispute in the first instance not by the way to appeal. यहाँ पे ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो बाय अपील नहीं आएंगे यहाँ पे, मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि पहले वो हाई कोर्ट में केस चल रहा था उसके बाद अपील के दौरान सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। ये जो है यहाँ पे डायरेक्ट इनकी जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट आता है रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन में क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूट द सुप्रीम कोर्ट एज द गारंटर एंड द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट को गारंटर एंड डिफेंडर बोला गया है फंडामेंटल राइट्स का। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। कौन सी रिट्स? हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्चुरारी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ एग्रीव्ड सिटीजन, की अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया जा रहा है तो उनको इन्फोर्स करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये रिट्स इशू कर सकती हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन द सेंस दैट एन एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि अगर कोई भी किसी भी पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स है अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है
और यहाँ पे ये जो राइट है सुप्रीम कोर्ट का वो एक्सक्लूसिव नहीं है। हाई कोर्ट एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है यहाँ पे वो? बिकॉज यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो भी इन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए रिट्स इशू कर सकता है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन में, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट्स इशू कर सकता है, बट जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर लीगल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए भी रिट इशू कर सकता है। सो नेक्स्ट आता है एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन। एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो वाइड एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन एंजॉय करता है। सो एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन कौन से केसेस में हो सकती है? किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, किसी सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में, या फिर कोई अपील बाय अ स्पेशल लीव। स्पेशल लीव यहाँ का क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर कोई केस जो था किसी और कोर्ट में चल रहा था, बट सुप्रीम कोर्ट ने खुद की डिस्क्रिशन से उसको अपने पास लेने का फैसला किया है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट इज ऑथोराइज्ड टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री। कि कोई भी ऐसा मैटर जो था किसी कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट पास की गई थी या किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से उस जजमेंट को अपने पास बुला सकते हैं, फिर से उसको रिकंसिडर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 143 authorizes the president to seek the opinion of the Supreme Court in the two categories of the matter। ये आर्टिकल 143 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है इन दो मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। कौन से मैटर पे? ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज। कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसा मैटर जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है या फिर कभी फ्यूचर में पब्लिक इम्पोर्टेंस का अराइज हो सकता है उसके बारे में, और कोई भी ऐसा डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट एंगेजमेंट। कि अगर कोई भी ऐसी ट्रीटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले हुई थी उस पर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या है कि एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास दो पावर्स हैं। कौन सी हैं? फर्स्ट है कि जजमेंट, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर द परपेचुअल मेमोरी एंड अ टेस्टिमनी। कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट्स दी जाएंगी, प्रोसीडिंग्स होंगी, एक्ट्स होंगे, उनको एज अ रिकॉर्ड रखा जाएगा कि अगर फ्यूचर में सेम कोई ऐसा केस आता है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो पहले की जजमेंट्स होगी, पहले की प्रोसीडिंग्स होंगी, उनको वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। मान लीजिए इन फ्यूचर में कोई सेम केस अराइज हो रहा था और उस केस के बारे में ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई जजमेंट दी थी, तो उसी जजमेंट को वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस आता है तो उसके पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो उसको पनिश कर सकते हैं, आइदर विद अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या तो वो उसको 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, या फिर उसको 2000 का फाइन हो जाएगा, या फिर दोनों ही। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे क्या है कि जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द constitutionality of legislative enactment and executive order of both center and a state government। कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो पावर है सुप्रीम कोर्ट की किस चीज़ के लिए, कि जो भी लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। अगर एग्जामिनेशन के टाइम पे ये मान पाया जाता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की जा रही है, तो वहाँ पे उस लॉ को जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इलीगल डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेटर है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जाएगी उसको फाइनल माना जाएगा। वाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइज वेरियस डॉक्ट्रिन्स इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जिस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर रहे होता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस टाइम पे वो काफ़ी सारी डॉक्ट्रिन्स को वहाँ पे अप्लाई करता है। नेक्स्ट है अदर पावर्स। अदर पावर्स में क्या है कि टू डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट
अगर प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको भी जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेंगे। इंक्वायर इनटू द कंडक्ट एंड द बिहेवियर ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। जो चेयरमैन या फिर मेंबर्स है यूपीएससी के, उनके बिहेवियर को भी यहाँ पे इंक्वायर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और इफ फाउंड गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट, अगर यहाँ पे वो गिल्टी पाए जाते हैं किसी चीज पे, तो यहाँ पे उनको रिमूवल भी के लिए रिकमेंड किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन दिस रिगार्ड, कि अगर, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ही इस चीज के लिए बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप इंक्वायर कीजिए कि जो चेयर मेंबर्स है यूपीएससी के, जो चेयरपर्सन है वो उनके बिहेवियर के बारे में। तो यहाँ पे अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट उनको रिकमेंडेशंस देगी तो वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी। सो इट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपनी ही जजमेंट को, ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं फिर से, कि मान लीजिए फ्यूचर में पास्ट में उन्होंने कोई ऐसी जजमेंट दी थी बट अभी उनको लग रहा है कि वो जजमेंट सही नहीं है, तो वो उसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं। इट इज ऑथराइज्ड टू विथड्रॉ द केस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ, कि कोई केस जो हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा है तो उसको अपने पास ले सकते हैं। इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर अ केस और अपील पेंडिंग बिफोर वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। अगर कोई केस एक हाई कोर्ट के पास पेंडिंग पड़ा है तो वो उसको दूसरे हाई कोर्ट के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट इन इंडिया, कि जो सुप्रीम कोर्ट के लॉज होंगे वो पूरे इंडिया के सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।